तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस। अच्छा भाई, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सही है। देखिए भाई, हमने बेसिक जो स्ट्रक्चर समझा है एटम का, वो यही समझा है कि भाई एटम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि भाई सेंटर में एटम के न्यूक्लियस मौजूद होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास बहुत सारे शेल्स होते हैं। सही है। जैसे कि हमारे पास ये आ गया पहला शेल, ये आ गया दूसरा शेल, ठीक है। इस तरीके से सो ऑन हमारे पास बहुत सारे शेल्स मौजूद होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी तो शेल्स भी ज़्यादा होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी तो शेल भी ऑब्वियसली हमारे पास कम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फॉर सपोज हम समझते हैं कि भाई हमारे पास ये एक एटम है। सही है। तो इस एटम में हमारे पास ये पहला शेल है, सही, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। थर्ड शेल इसका जो है वो लास्ट है फॉर सपोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर हम इसके सेंटर से, सही, अगर हम इसके सेंटर से इसके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस निकालें, सही, अगर हम इसके सेंटर से इसके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस निकालें, सही, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। सही, क्या कहलाएगा बेटा? एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। क्योंकि सिंपल जो ज्योमेट्री है, सही, ज्योमेट्री भी हमें यही कहती है कि भाई किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से लेके उसके सरकमफेरेंस तक का जो फासला है वो क्या कहलाता है? उसका रेडियस कहलाता है। सही है। तो यहाँ पे असलम परवेज, वेरी गुड, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल। सही है। यानी कि उसके न्यूक्लियस से लेकर उसके वैलेंस शेल, यानी कि वैलेंस का मतलब लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ये वाली बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमारे पास जो एटम है ना वो बड़ा छोटा सा होता है। अब तो हम इतने बड़े बड़े एटम ड्रॉ कर देते हैं, सही, बोर्ड पे समझाने के लिए, लेकिन एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। सही। तो जब एटम अपने एटॉमिक फॉर्म के अंदर होता है तो उसका जो ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लेकर उसके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है वो मेजर करना वो बड़ा मुश्किल काम है। सही, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं? हम एक चालाकी करते हैं। हम चालाकी ये करते हैं कि भाई जब ये एटम, सही, जब ये एटम अपने जैसे किसी सिमिलर एटम के साथ अटैच होता है तो उस वक्त हम उन एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो निकाल लेते हैं और फिर उस डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं। अब इसको ज़रा समझें। फॉर सपोज कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, सही, एक एटम, सही, और ये एटम ये, और ये इसका आ गया न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये एटम अपने ही जैसे एक दूसरे एटम के साथ क्या हुआ हुआ है भाई? अटैच हुआ है, यानी कि बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं कि भाई हम चूंकि सिर्फ एक एटम का, सही, क्या नाम है, न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत छोटा होता है, सही। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि भाई हम यहाँ पे एक न्यूक्लियस से लेकर, सही, एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक का जो टोटल डिस्टेंस है, सही है, वो मालूम कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि भाई इस डिस्टेंस को, ये जो हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस निकाला है, इस डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं। कैसे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो ये जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमें मिलता है, इस डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें यानी कि डिवाइड बाय 2 कर दें, सो इट बिकम्स रेडियस, सही है। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हम इसको हाफ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इसके न्यूक्लियस से इसके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस हमें मिल रहा है, और यहाँ से भी अगर हम देखें तो इसके न्यूक्लियस से इसके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है, सही। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, टोटल जो हमारे पास एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास होता है उसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करा देते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं भाई, उसको हाफ कर देते हैं, तो हमें उस एटम का क्या मिल जाता है भाई? रेडियस मिल जाता है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हम किसी भी एटम का जो रेडियस है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे किसी कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? ओके, एनी स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन? आशिर, आपको कोई क्वेश्चन है? ओके, तो अब ये इस पिक्चर को आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे ये एक एटम आ गया, सही है, और ये दूसरा एटम आ गया। ये दोनों एटम्स जो है वो हमारे पास क्या हैं? दोनों एटम्स सिमिलर एटम्स हैं,
ठीक है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि भाई इसके न्यूक्लियस से लेके इसके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस निकाल लूं, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल। सही, तो मैं क्या करूंगा कि इसके एक न्यूक्लियस से लेके इसके दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस मैं निकाल लूंगा, और फिर जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा इस डिस्टेंस को मैं क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। सही है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को हाफ करता हूं तो मेरे पास एक न्यूक्लियस से लेके एक वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। सही है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसी वजह से अब आप इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। सही है, हाफ of the distance between the center of two bonded atom of any element is considered to be the radius of an atom। यानी कि हमारे पास अगर दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं तो उनके न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, सही, उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस अगर हम उसका क्या कर देते हैं भाई, हाफ कर देते हैं, सही, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका रेडियस मिल जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ एन एटम हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले के जरिए मिल जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे? ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछे भाई। ठीक है, अब इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई हमारा जो न्यूक्लियस है उससे वैलेंस शेल जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा, जो हमारा रेडियस है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा भाई, बढ़ता जाएगा। सही, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर किसी एटम के अंदर सिर्फ एक ही शेल है, सही है, तो इसके न्यूक्लियस से लेके इसके फर्स्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो कम है, यानी कि रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। सही, और अगर इसके न्यूक्लियस से लेके आगे इसके सेकंड शेल तक हम डिस्टेंस निकालें, यानी कि कोई एटम ऐसा है जिसका आखिरी शेल उसका सेकंड शेल ही है, सही, तो इसका रेडियस जो है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही, इसी तरीके से अगर हमारे पास किसी एटम के अंदर जो थर्ड शेल है वो उसका लास्ट शेल है, सही, तो इसके सेंटर से लेके इसके लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे पास शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास जो क्या नाम है, रेडियस है वो भी क्या होता रहेगा भाई, इंक्रीज होता रहेगा। क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। अब भाई शेल किन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, शेल तो डिपेंड कर रहे होते हैं एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी शेल्स भी उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, और शेल्स अगर बढ़ते जाएंगे, सही, तो हमारे पास जो क्या नाम है, एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सही, तो शेल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर बढ़ेगी तो शेल्स भी बढ़ेंगे, और शेल्स अगर बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे? सही, तो अब इसके जरिए हम ये चेक करते हैं कि भाई जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक रेडियस का क्या जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है। सही, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये जो तमाम एलिमेंट्स आप देख रहे हो, सही, ये सारे के सारे ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे छोटा काम दिख रहा है भाई, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कौन है, लिथियम, फिर कौन है, सोडियम, फिर कौन है, पोटेशियम, फिर कौन है, रुबिडियम, देन आखिर में सीजियम। सही, तो अगर हम हाइड्रोजन से सीजियम की तरफ पैटर्न को देखें तो आप मुझे जरा देख के बताएं कि ये एटम का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है भाई? ये एटम का जो साइज है फ्रॉम हाइड्रोजन टू सीजियम, ये एटम का साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जल्दी से बताएं। है भाई, एटम का साइज क्या हो रहा है, वेरी गुड, इंक्रीज हो रहा है। सही, अब इसकी वजह क्या है? सही, तो इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कम होता है। सही, अब अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो शेल भी कम होंगे। सही है, और हमारे पास रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। सही है, अब अगर हम हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। अब अगर एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, सही, तो भाई शेल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और शेल भी जब बढ़ जाएगा तो फिर रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लिथियम से सोडियम, फिर सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम और सीजियम, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से हर ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम मूव करें तो सब में हमें यही पैटर्न देखने को मिलेगा कि ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती रहेगी, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने से होगा क्या कि हमारे पास शेल्स भी इंक्रीज होते रहेंगे, और शेल्स इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो क्या नाम है, एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो इससे हमें ये बात पता चली कि भाई ग्रुप में, सही, अगर हम किसी भी ग्रुप में
टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। सही है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया ग्रुप की कहानी, सही है। अब बात करते हैं हम पीरियड पे, सही है। तो अब अगर हम पीरियड में थोड़ा ऑब्जर्व करें, जैसे कि हम लिथियम वाला पीरियड देखते हैं, सही है। लिथियम से बेरिलियम से बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, और फिर ये आखिर में हमारे पास नियॉन। तो आप जरा इस पैटर्न को देख के बताएं कि यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक रेडियस आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है कि डिक्रीज। सही, वेरी गुड असलम परवेज। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो हमें क्या दिख रहा है कि भाई डिक्रीज हो रहा है। सही, जैसे कि सबसे बड़ा एलिमेंट हमें यहाँ पे जो है वो लिथियम का नजर आ रहा है, फिर उससे छोटा जो है वो बेरिलियम हो गया, फिर उससे छोटा बोरॉन, उससे छोटा कार्बन, उससे छोटा नाइट्रोजन एंड सो ऑन। सही, अब यहाँ पे होता ये है कि हमारे पास विद इन अ पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो जो हमारा वैलेंस शेल है वो कांस्टेंट होता है। सही है, यानी कि अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो वैलेंस शेल है वो सेकंड शेल होता है। सही है, और इसी तरीके से अगर बेरिलियम की बात करें तो उसका भी वैलेंस शेल सेकंड ही होता है। सही है, इसी तरीके से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन, सबके जो हमारे पास वैलेंस शेल है वो सेकंड शेल ही होता है, यानी कि शेल हमारे पास तब्दील नहीं होता। लेकिन अगर हम लिथियम से नियॉन की तरफ मूव करें तो फिर वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। सही, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो होगा क्या कि जो बीच पे न्यूक्लियस बैठा हुआ है ना, वो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। सही, अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर सेकंड शेल के अंदर ही बढ़ती रहेगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ करीब होते जाएंगे। जितने ज्यादा सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उतने ही ज्यादा करीब होते जाएंगे। इसी वजह से हमारे पास क्या है कि लिथियम जो है इसके अंदर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस पे अट्रैक्शन भी कम होती है, इसलिए वो जो सेकंड शेल है वो काफी दूर होता है, इसी वजह से इसका एटम भी बड़ा है। बेरिलियम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 से डबल हो जाती है, यानी कि 2 हो जाती है। सही, जिसकी वजह से उस पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं न्यूक्लियस के, उसकी वजह से उसका जो शेल है वो जो है वो छोटा हो जाता है और एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बेरिलियम से बोरॉन पे मूव करता हूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 हो जाती है, यानी कि और बढ़ गई। फिर कार्बन में 4 हो जाती है, नाइट्रोजन में 5 हो जाती है एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती रहती है उतना ही वो शेल और छोटे से छोटा होता जाता है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सही है, तो है रहता हमारे पास सेम शेल ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन करीब करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो खुद ब खुद क्या होना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है, यानी कि छोटा होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पीरियड की बात करें तो भाई पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। सही है भाई, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एनीवन, जल्दी से अगर समझ में आई है तो ओके की रिपोर्ट दें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से, शाबाश।